दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज जो आगामी सीटेट दिसंबर 2024 प्रस्तावित है, उसमें जो आपकी ईवीएस आने वाली है वो आपकी आने वाली है 30 नंबर की। कितने नंबर की ईवीएस? आपको 30 नंबर आपको दिलाएगी, जिसमें से 15 नंबर पेडागॉजी के और 15 नंबर फैक्चुअल क्वेश्चन के होने वाले हैं। इन आपको 15 नंबरों की तैयारी मैं इस चैनल के माध्यम से तथा पेडागॉजी की तैयारी 15 नंबर की इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा। और ये एक सवाल आपके सीटेट में भी नहीं बल्कि और भी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे एसएससी जीडी है, एनटीपीसी है, ठीक है, एनटीपीसी है, यूपीटीटी है, सुपर टेट है, वीपीएससी टीआई4 है, इत्यादि एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। देखेंगे हम पहला क्वेश्चन। हरा ग्रह किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा है शुक्र, तीसरा है अरुण और चौथा है वरुण। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। कैसा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। ठीक है। अगर कहा जाए कि शुक्र को कैसा ग्रह कहा जाता है? शुक्र एक चमकीला ग्रह है। ये पृथ्वी की बहन भी है। किसकी बहन है? पृथ्वी की बहन भी है। पृथ्वी की बहन भी है और ये गर्म ग्रह भी है। कैसा है? गर्म ग्रह भी है। तो शुक्र की बात हो गई, पृथ्वी की बहन हो गई, चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है। समझ में आ गया होगा। अगर सबसे बड़ा ग्रह कहा जाए तो बृहस्पति होता है। कौन सा होता है? बृहस्पति। अगर सबसे छोटा ग्रह कहा जाए तो वो होता है बुध होता है। ठीक है। अगर नीला ग्रह कहा जाए तो पृथ्वी होता है। पीला ग्रह कहा जाए तो बृहस्पति होता है। तो इसमें बात कहा गया है कि हरा ग्रह किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अरुण को हम लोग हरा ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। इसी को कभी कभी अरुण ना देकर यूरेनस भी देता है, इसलिए इसको टिक कर लीजिएगा कि यूरेनस भी जो हो जाएगा इसका हरा ग्रह हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, किसी न किसी परीक्षा में अवश्य टकराएगा, जरूर देखिएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? पहला है कटक, दूसरा है शिमला, तीसरा है देहरादून, चौथा है लखनऊ। इन सभी ऑप्शनों की हम चर्चा करेंगे। अगर कहा जाए कि कटक में किसका अनुसंधान केंद्र है, तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। चावल काट के खाया जाता है, याद रखिएगा। चावल अनुसंधान कहाँ है? कटक में। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर कहा जाए कि आलू के साथ का क्या मिला के खाएंगे हम लोग, तो आलू के साथ हम लोग शिमला मिला के खाएंगे। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? शिमला में हो जाएगा। अगर पूछा जाए भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आप लोग याद रखिएगा देहरादून में है वन अनुसंधान केंद्र। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। वन अनुसंधान कहाँ है? देहरादून में है। अगर कहा जाए
भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो गन्ना अनुसंधान लखनऊ में लगा दीजिएगा आप लोग, सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चनवा का जो ऑप्शनवा जो है दूसरा सही हो जाएगा। शिमला केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान कहाँ है? शिमला हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चनवा पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत अनुभव है मैं आपके साथ साझा करूँगा। मैं भी 4-5 वर्ष तैयारी करने के बाद आज बिहार राज्य में हम BPSC TRE-1 से चयनित शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आज ही के दिन मेरा रिजल्ट आया था 18 अक्टूबर 2023 को, जिस दिन मैं बिहार में शिक्षक बनने का मौका मिला था। इससे जुड़े रहिए, साझा करते हैं अपने अनुभवों को और आप लोग भी अपनी तैयारी को मजबूत करिए। कहीं न कहीं से अक्सर लेकर अपने माता पिता का सपना जरूर पूरा कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। अगर दोस्त कहा जाए सबसे बड़ा महासागर कौन है तो आप लोग याद रखिएगा प्रशांत महासागर है। और किस महासागर को रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं तो आप लोग याद रखिएगा प्रशांत महासागर को हम लोग रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। इसलिए ऑप्शनवा जो आप लोगों का पहला सही हो जाएगा। काफ़ी बड़ा सवाल पूछा गया है, इसलिए सवाल को टिक कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? पहला ऑप्शन है नाईमुड़ी, दूसरा है दोदा बेटा, तीसरा है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी है, चौथा है कार्डमम। तो दोस्तों अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो आप लोग अनाईमुड़ी को नाम याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शनवा जो आप लोगों का एक सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आप लोग गोदावरी को याद रखिएगा। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर दक्षिण की गंगा कहा जाए तो आप लोग कावेरी को याद रखिएगा। दक्षिण की गंगा अगर कहा जाए तो कावेरी को याद रखिएगा दक्षिण गंगा के नाम से। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी। अगर यहाँ पे कहा जाए कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं, कहाँ होती हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो आप लिखिएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसलिए आपका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है? पहला ऑप्शन है नील नदी, दूसरा है मिसिसिपी नदी, तीसरा है वोल्गा नदी, चौथा है अमेजन नदी। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है तो आप लोग वोल्गा नदी को टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगर कहा जाए कि ऐसी कौन सी नदी है जो चिड़िया के पंजे के समान डेल्टा का निर्माण करती है तो मिसिसिपी नदी है। चिड़िया के पंजे के समान डेल्टा का निर्माण करती है। अगर कहा जाए
कि पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं, तो आप लोग 7 महाद्वीप याद रखिएगा। इसका डिस्कशन अगली क्लास में मैं करूँगा। 7 महाद्वीप, पहला है एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जबकि सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। है दिवस से कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है मई, 22 मई। दूसरा है 22 अप्रैल। तीसरा है 22 मार्च और चौथा है 5 जून। अगर कहा जाए कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा ट्रिक कि जल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस महीने में होता है, मार्च महीने में। कहोगे कैसे? क्योंकि मार्च महीने में होती है होली, और होली के में जानते हैं आप लोग सबसे ज़्यादा जल खेला जाता है, जल इस्तेमाल होता है। इसलिए 22 मार्च को आप लोग विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर यहीं पे कहा जाए 22 अप्रैल को क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा जल इस्तेमाल हुआ कहाँ जाएगा, मार्च के बाद अप्रैल में पृथ्वी के पास जाएगा। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर कहाँ जाएंगे पृथ्वी के बाद, 22 मई के पास जाएंगे। जब पृथ्वी अच्छी होगी तो जैव विविधता भी अच्छी हो जाएगी। तो 22 मई को हम लोग मनाते हैं जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस। अगर कहा जाए 5 जून की बात करेगा, तो आप लोग याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो आपको सारे ऑप्शन के विकल्प सही हो गए होंगे, तो जवाब आपका 22 मार्च सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 22 मई, दूसरा है 7 अप्रैल, तीसरा है 22 मार्च और चौथा है 5 जून। तो दोस्तों 22 मई की चर्चा हम कर चुके हैं, जैव विविधता दिवस होता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस होता है और 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वही बात स्वास्थ्य की, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ऑप्शनवा जो है आप लोगों का दूसरा सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, कहीं ना कहीं पूछी जाने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा। चावल को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। अगर कहा जाए कि विटामिन की खोज किसने की है, तो आप लोग याद रखिएगा विटामिन की खोज पंख नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगर यहाँ पे कहा जाए विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, तो बतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेबी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, आपको जानकारी होगी। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगर पूछा जाए यहीं पे कि इन विटामिन के रासायनिक नाम क्या हैं,
तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, याद रखिएगा, रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। इतनी जानकारी आप लोगों को हो गई होगी और बहुत लोगों को पहले से जानकारी होगी। तो यहाँ बात आती है कि फिर अगले पेज पे चलते हैं हम लोग कि चावल को धोने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो इसका सही जवाब विटामिन बी हो जाएगा। विटामिन बी चावल के धोने पर जो है नष्ट हो जाता है। समझ में दोस्तों आप लोगों को आ गया होगा। अगर कहा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, WBC। W का मतलब होता है वाटर और BC का मतलब होता है विटामिन बी, और C जो है जल में घुलनशील विटामिन है। अगर कहा जाए वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए और शेष जो आपके हो जाएंगे ADE, ये किस में हो जाएंगे? वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला है यूरिक एसिड, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है लैक्टिक अम्ल और चौथा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको जानकारी होना चाहिए मनुष्य के जो आमाशय में जो है कौन सा पाया जाएगा? पेट में मतलब HCl पाया जाता है। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ में दोस्तों आ गया होगा। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। अगर पूछा जाए दूध से दही बनने में कौन सा अम्ल इस्तेमाल होता है, तो लैक्टिक अम्ल। दूध से दही बनने में लैक्टिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। अगर यहीं पे कहा जाए कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा दोस्तों। और यूरिक अम्ल आप लोगों को पता है जो है यूरिन में जो आप लोगों के जो मूत्र होता है उसमें यूरिक अम्ल या यूरिन में पाया जाता है। इसलिए आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। ऑप्शनवा जो आप लोगों का चौथा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसकी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया हूँ। पहला है यूरिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है लैक्टिक अम्ल, चौथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर का दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH। यह जो है रासायनिक नाम सूत्र होता है सिरके का। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है अंडज प्राणी, दूसरा है जरायुज प्राणी, तीसरा है राइजोम प्राणी, चौथा है समजात प्राणी। तो
तो जो अंडे देने वाले प्राणी होते हैं वो हम लोग क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अंडज प्राणी। ऑप्शन नंबर का 1 सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो अंडे देने वाले प्राणी होते हैं अंडज प्राणी कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेफी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, कहीं न कहीं टकराएगा अवश्य। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 7। तो दोस्तों पता है आपको भारत देश से जो है कौन सी रेखा गुजरती है? वो आप लोगों को जो गुजरती है वो गुजरती है कर्क रेखा। कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। समझ में आ गया होगा। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं तो आपको याद होना चाहिए। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर कहा जाए कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आप लोग माही नदी को याद रखिएगा। माही नदी भारत की ही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 8 और चौथा है 7। तो दोस्तों जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ट्रिक कैसे याद रखेंगे कि यूपी एमपी में 36 का आंकड़ा हुआ। क्या हुआ? यूपी एमपी में 36 का आंकड़ा हुआ, अंधे उड़ गए। अंधे माने आंध्र प्रदेश और उड़ना माने होते हैं उड़ीसा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। यूपी एमपी में 36 का आंकड़ा होकर अंधे उड़ गए। तो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा हो जाएगा। तो समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रेशम कीट पालन कहलाता है। पहला ऑप्शन है वर्मी कल्चर, दूसरा है सेवी कल्चर, तीसरा है विटी कल्चर और चौथा है ओएवी कल्चर। दोस्तों आपको जानकारी होना चाहिए कि जो रेशम कीट पालन होता है सेवी कल्चर कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर का दूसरा सही जवाब हो जाएगा। सेवी कल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन। अगर वर्मी कल्चर की बात करेंगे तो केचुआ पालन करते हैं। क्या? केचुआ पालन को हम लोग वर्मी कल्चर कहते हैं। अंगूर का जो है अंगूर की खेती क्या करते हैं? विटी कल्चर। अंगूर की खेती
अंगूर की खेती का हम करते हैं विटीकल्चर। ओवेरी कल्चर में क्या करते हैं? सब्जी। सब्जी सब्जी की जो खेती किसमें करते हैं? ओवेरी कल्चर में जो है सब्जी की खेती जो है हम लोग करते हैं। ओवेरी सब्जी, ये भी समझ में आ गया होगा। सब्जी ये ओवे, आप लोग ऐसे पकड़ लीजिएगा। वीटी अंगूर की खेती, वर्मी केचुआ पालन होता है। सेवी कल्चर में जो है रेशम कीट पालन कहलाता है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्लास का अंतिम सवाल होगा कि प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। पहला ऑप्शन है लाल रंग, दूसरा है बैंगनी रंग में, तीसरा है नीले रंग में और चौथा है काले रंग में। तो दोस्तों आपको जानकारी हो गई होगी कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो सर्वाधिक होती है लाल रंग में, क्योंकि लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सर्वाधिक होती है। समझ में आ गया होगा। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, इसलिए दर इसकी सर्वाधिक होगी। अब कहा जाए बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती सबसे कम होती है, सबसे कम होगी। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बैंगनी रंग हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये अंतिम सवाल रहा। ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा? अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में बांटिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास के द्वारा मैं कुछ कंटेंट आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। चैनल से जुड़िएगा। फिर अगली क्लास में मिलूँगा। तब तक के लिए आज के लिए विदाई देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ऐसे कंटेंट देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक करिए, अंगूठे वाला बटन दबाइए और शेयर करिए। फिर अगली क्लास में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।